तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। अगर आपने अभी तक सेशन को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेते हैं आज के सेशन में पहला सवाल। आपके स्क्रीन पर पेडागॉजी के सवाल कराऊंगा आज सारे। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। दिए गए दंड ग्राफ में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन टन में दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है, और गेहूं उत्पादन टन में दिया गया है। तो सवाल ये 2-3 सवाल मैंने कल करा दिए थे, लेकिन क्या करें, कल का सेशन बीच में कट गया था कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को दोबारा से करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप सभी लोगों का। सवालों का जवाब का इंतजार है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिए गए आरेख में फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन टन में दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है ये आपको बताना है। 2/3, 0.75, 1.33 या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं जवाब। राधे राधे आरती जी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। समझो सवाल को। ये डायग्राम आपको विजिबल है, नहीं विजिबल है तो इसको मैं जूम कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। आई थिंक अभी दिख रहा होगा ये स्क्रीन पर। तो यहाँ पर 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14 ये तो वर्षों की संख्या है। तो उसने बोला है जो ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है उनमें उत्पादन और जो इवन नंबर्स ऑफ ईयर्स है उसमें उत्पादन में क्या कहानी है। हाँ, जूम कर दिया मैंने आरती। तो यहाँ पर क्या अनुपात है तो आप देख लिया होगा सब लोगों ने। मैं वापस लिख तभी पाऊंगा जब मैं इसको सही कर दूंगा, नहीं तो लिख नहीं पाऊंगा स्क्रीन पर। तो जूम करके मैंने दिखा दिया। आप देखते हैं आगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा 2009 में 90 ऑड ईयर है, ये भी ऑड है 2011, और 2013 भी ऑड है। अगर मैं ऑड नंबर का जोड़ूं तो 90 प्लस 105 प्लस 75, इसको जोड़े तो कितना हुआ 80, 90, 70, 270। तो ऑड नंबर में जो उत्पादन है वो कितना है, वो 270 है। इवन में कितना है 110, 130, 120, यानी 110 जमा 130 और जमा 120 कितना हो गया, आपने कहा 350, 60। तो उसने कहा नंबर ऑफ ऑड ईयर्स का नंबर ऑफ इवन ईयर्स से कितना अनुपात है। 0 से 0 कट गया और 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी 3/4। अब 3/4 तो इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है तो डिवाइड कर दें सीधा। तो आप क्या करें, गुड इवनिंग सोनाली जी, तो डिवाइड कर दें तो 0.75, दैट इज द राइट ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपकी प्रतीक्षा में है। गणितज्ञ प्लेटो के अनुसार गणित का एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। यह कथन गणित के किस विषय पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया है। गुड इवनिंग आकांक्षा जी। गणित के व्यवहारिक मूल्य, गणित के बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य या गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो ये प्लेटो साहब हैं, ये प्लेटो की परिभाषा। और आपको एक इससे पहले जब तक आप आंसर दें एक चीज़ और बता देता हूँ। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में प्लेटो को ही माना जाता है, या इसको प्लूटो भी बोल देते हैं। यानी गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता प्रतिपादक किसे कहा गया है, प्लूटो साहब को कहा गया। याद रखिएगा, याद रहेगा अगर कोई सवाल ऐसा एग्जाम में आए कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो वो कौन है, प्लूटो हैं। और उनकी परिभाषा क्या है, बस याद रखना, आत्मा, प्लूटो की आत्मा। उन्होंने यही कहा है कि एक सुसुप्त आत्मा में नवीन चेतना भरता है, और जब बालक की मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है तो व्यवहारिक शक्तियों को नहीं करेंगे। मैं इन चारों मूल्य के बारे में आपको बता देता हूँ, ये होते क्या है ना। देखो, व्यवहारिक मूल्य होते हैं जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे किसी भी चीज का लेन देन हो गया, किसी का चीज का पैसा आपने लिया, लेन देन किया, ये सब क्या व्यवहारिक। मैं किसी गणित की वस्तु को दैनिक जीवन में लागू करना ही व्यवहारिक मूल्यों में आता है। बात करते हैं बौद्धिक मूल्य में, बच्चा अपनी बौद्धिक विकास करता है, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, उनको ट्रेन करता है, तो वो किस में आता है, दैट इज गणित के बौद्धिक मूल्य में। तो ये प्लेटो साहब का स्टेटमेंट किस लिए है, बौद्धिक मूल्य में। अब ये सांस्कृतिक मूल्य क्या है,
सांस्कृतिक मूल्य में आता है अपनी जो धरोहर हैं उनकी रक्षा करना। जैसे आपने देखा लाल किला, ताजमहल, ये हमारी सब सांस्कृतिक धरोहर हैं, हमारी संस्कृति सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। तो उन सब के बारे में जानना, गणित को उस पर अप्लाई करना, ये सब क्या है, ये सांस्कृतिक मूल्य में आता है। और गणित के अनुशासनात्मक मूल्य का मतलब होता है बालक का समय की पाबंदी, बालक समय से अपना कार्य को पूर्ण करे, बालक समय से स्कूल जाए, बालक डिसिप्लिन में रहे। तो ये गणित के अनुशासनात्मक मूल्य के बारे में बात की जाती है। तो चारों मूल्य समझ में आ गए क्या क्या होते हैं। तो यहाँ आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, यानी गणित के बौद्धिक मूल्य को दर्शाता है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको चारों ऑप्शन पता होने बहुत जरूरी हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भर सकते हैं, आरती भर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टीचिंग रेफरेंसेस टू मेजरमेंट टू स्टूडेंट एट प्राइमरी लेवल। ए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। 2, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। 3, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। या 4, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। यानी यहाँ ये सवाल कई बार कई कक्षाओं में आ चुका है, ये प्रश्न कई बार कई कक्षाओं में पूछा जा चुका है माप के ऊपर, मेजरमेंट के ऊपर। तो मेजरमेंट को अभी रीट में भी ये सवाल आया था, पीछे सीटेट में भी सवाल आया था माप के रिलेटेड। तो ये माप वाला संदर्भ आपको पता होना चाहिए। इसको मैं बाकी कई क्लासेस में डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा गया, मैं हर बार बताता हूँ, फिर बता देता हूँ। किसी भी बालक के अंदर माप का संदर्भ पढ़ाने के कुल मिलाकर 4 स्टेप माने गए हैं। पहला स्टेप होता है प्रेक्षण और सत्यापन, यानी ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन। सेकंड स्टेप माना जाता है अप्रमाणिक माप, यानी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, अप्रमाणिक मापें। उसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन प्रमाणिक मापें, और चौथा ऑप्शन आता है उनमें सहसंबंध। तो ये बच्चा इस तरह से गणित में इन मापों को समझता है। कौन कौन सी को समझता है, प्रेक्षण यानी और सत्यापन, दूसरा अप्रमाणिक माप, फिर वो प्रमाणिक, फिर संबंध। तो सबसे पहले बच्चा ऑब्जर्वेशन करता है कि ये चीज क्या है, वेरिफिकेशन करता है, हाँ ये तो वही है। उसके बाद वो उसको मापने के लिए अप्रमाणिक मापों का यूज करता है। अब अप्रमाणिक माप कौन सी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि बच्चा बचपन में जब छोटा होता बोलता मेरे पास इतनी सारी चॉकलेट हैं, मेरे पास इतनी सारी किताब है, मेरे पापा इतना सारा रुपया लेके आए थे कल, तो इतना सारा, इतना देखिए भाई इतनी सी जगह दे देना बस बैठने के लिए, तो ये इतनी सी, इतना सारा, ऐसा वैसा, ये सब क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, है ना। आपने बच्चों के मुंह से सुना होगा। तो पहले बच्चे अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना सीखते हैं, उसके बाद वो इतनी सी को कहते हैं भैया मुझे 2 फीट जगह दे दे, वो इतनी सारी चॉकलेट को कहते हैं मेरे पापा 20 चॉकलेट लाए, वो उनको प्रमाणिक रूप से मानना शुरू कर देते हैं। तो प्रमाणिक माप उसके बाद, और बाद में आता है सहसंबंध, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मील, ये सब बाद में पूछा जाता है। इज इट क्लियर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद नहीं करते, पहले प्रमाणिक माप नहीं आती, पहले अप्रमाणिक माप बच्चा सीखता है, उसके बाद प्रमाणिक मापें आती हैं। इसलिए प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद ही किया जाना चाहिए, जिससे बच्चा उसको समझ पाए। तो राइट ऑप्शन समझ में आया, क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, समझ में आ गया है, बहुत नहीं बढ़िया है भैया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख देते हैं फिर तो। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। सबसे अच्छा टीचिंग एरे, इसको बोलते हैं टीचिंग एरे। द मोस्ट सुटेबल टीचिंग एरे डिजाइन विच कैन बी यूज टू एसिमुलेट द इफिशियंसी ऑफ सम ऑफ द मनी इज, दैट इज 1, प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह करना, बहुत सारे सवाल करना, या फिर सूचना और संप्रेषण यानी ICT का प्रयोग करना। तो यहाँ पर तो सभी को आंसर पता है, बहुत बढ़िया। अरे यहाँ तो सब लोग आंसर धड़ाके से दे रहे हैं भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सबके लिए तालियां मेरी तरफ से, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से आंसर जानते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने, क्योंकि बचपन में जब आपको याद है ना अपने बचपन का प्यार, सबसे प्यारा क्या था, बाप भड़ा ना भैया, गाना सुना ना, सबसे बड़ा रुपया। तो बचपन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या थे, रुपया मिल जाए बस किसी तरह से, है ना, रुपया मिल जाए किसी तरह से।
क्योंकि हमें रुपए मिलते थे तो हमारी ज़रूरतें पूरी होती थी, हमें चीज़ खाने को मिलती थी, मेला देखने जाते थे। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा बचपन में प्यार क्या होता है? रुपया से होता है ना। तो रुपया उसके लिए सब कुछ होता है और वो रुपए को बड़े अच्छे से संभाल के रखता है, क्योंकि आज 10 रुपए मिल गए उसको तो 1 रुपए की चीज़ आज लाएगा, 2 रुपए की चीज़ कल लेके आएगा, यानी वो रुपए को बहुत क्लोजली समझता है। इसीलिए जब भी आप जोड़ने घटाने की बात करेंगे, उसको आप बोलो कि बता तेरे 5 और 8 कितने होते, बच्चा गलती कर देगा, लेकिन उसको बोलो तुझे मैंने 5 रुपए दिए, फिर मैंने तुझे 8 रुपए दिए, अब तेरे पास कितने रुपए तो तुरंत बता देगा। इसको बोलते हैं रोल प्ले। यानी पैसे से जुड़ी जब भी कोई समस्या हो, जब भी जोड़ना घटाना हो, तो आप रोल प्ले करा के उसको कराएंगे तो बच्चा एक बार में समझ जाएगा। समझते ना इस बात को? तो राइट ऑप्शन क्या था? भूमिका निर्वाह। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है, तालियां आपके लिए। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मेहरुनिशा गणित की अध्यापिका हैं। वह एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में गणित पढ़ाती हैं। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय सबसे पहले वो बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती हैं। यह तरीका दर्शाता है 1. निगमन उपागम को, आगमन उपागम को, व्यावहारिक उपागम को या प्रायोगिक उपागम को। मेहरुनिशा इज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स. शी टीच मैथमेटिक्स इन क्लास 5th in an elementary school. First, she writes all the formulas on the board while teaching mensuration. It shows the way, that is incorporation approach, that is deductive method, inductive method, that is arrival approach, good evening, कादम्बनी, और प्रायोगिक उपागम। इनमें से कौन सा तरीका आपको सही लगता है मेहरुनिशा का? कौन सी? बहुत बढ़िया, क्योंकि आप सभी जानते हैं। अगर मैं देखो मैं समझा दूं, आगमन, मैं इसको समझा दूं जिससे आपको याद रहे। आगमन, मैं एक विधि को लिख देता हूं आपको जिंदगी भर याद रहे जो ये आगमन का मतलब क्या होता है? आ मीन्स आना, गमन मीन्स जाना। हम बड़े कंफ्यूज होते हैं इन सूत्रों में। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। आज के बाद नहीं भूलोगे कि ये आगमन विधि में कौन कौन से सूत्र लगाए जाते हैं। तैयार हो? समझो। आगमन, आ मीन्स आना, गमन मीन्स जाना, यानी आने से जाने की तरफ, ठीक है ना। अब बच्चे को, जब बच्चा छोटा सा होता है, इत्तू सा होता है, उसे क्या आता है? उसे कुछ नहीं आता, उसे सिर्फ उदाहरण आते हैं। बच्चा उदाहरण तो देता है, गोल दरवाजा, गोल मम्मी की चूड़ी, चौक और माचिस की डिब्बी, चौक और दरवाजा, वो उदाहरण जानता है, वो चीज़ों को नहीं जानता, वो सिर्फ एग्जाम्पल से चीज़ों को समझता है। और उदाहरण से वो कहाँ जाता है? नियम की तरफ जाता है। अब बच्चा उदाहरण कौन से जानता है? जो उसको पता है। भाई जो उसे उदाहरण है वो उसको पता है, और पता वाली चीज़ को क्या बोलते हैं? यानी उसको ज्ञात है। तो कहाँ चलता है? ज्ञात से अज्ञात की तरफ। अब जो उसने उदाहरण दिया, आप बोले अच्छा ये बताओ चौकोर है, मैंने कहा ये डिवाइस चौकोर है, तो उदाहरण दिया, इसका मतलब क्या है? ये चौकोर है। ये तो प्रत्यक्ष रूप से सामने है। जब भी आप उदाहरण देते हैं तो चीज़ें क्या होती है? प्रत्यक्ष रूप से सामने होती हैं। कि उदाहरण तो बच्चों के सामने होते हैं ना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलती है ये विधि। अब जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने, तो मैं कह सकता हूँ, हाँ मैं कह सकता हूँ ना भाई, इसको तो मैं छू भी सकता हूँ, ऐसे साफ भी कर सकता हूँ। दैट इज क्या है? ये मूर्त चीज होती है। जब भी कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से सामने है, इसका मतलब वो मूर्त है। तो मूर्त से कहाँ चलता है? ये अमूर्त की तरफ। अब ये चीज मूर्त हो गई, प्रत्यक्ष होगी, सामने ज्ञात है, वो उदाहरण है। लेकिन याद जो भी उदाहरण उसको दिया जाता है, हमेशा उदाहरण विशिष्ट होते हैं, और बच्चा उन विशिष्ट उदाहरणों को सीखता है। उसके लिए तो विशिष्ट होते हैं ना उदाहरण। तो विशिष्ट से कहाँ चलता है? सामान्य की तरफ। अब बच्चा बहुत सारी विशिष्ट चीज़ों को पढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, और विशिष्ट चीज़ों से एक सामान्य नियम की तरफ परिकल्पना करता है, यानी उसको बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ता है, तब एक फॉर्मूला निकालता है, तो क्या बोलते हैं उसको? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। तो यानी यहाँ से ये सारे इसके टीचिंग मेथड और विशिष्ट सामान्य इसका प्रिंसिपल है, यानी सिद्धांत है। क्या समझ में आया? आगमन का मतलब क्या हुआ? बच्चा को क्या आता है? उदाहरण से नियम। उसको जो आता है उसको पता है, यानी ज्ञात है। ज्ञात से अज्ञात। जो उसे उदाहरण आते हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप से सामने, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो चीज प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने होता है वो तो भैया मूर्त होती है ना, मूर्त से अमूर्त की तरफ। और जो उदाहरण उसे दिए गए वो विशिष्ट होते हैं, इसलिए सामान्य की तरफ। और बच्चा बहुत सारे उदाहरण पढ़ता है, तब एक नियम निकालता है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। ये आगमन विधि है। अगर आप इसको अपोजिट कर दें तो निगमन बन जाती है। तो नियम से उदाहरण की तरफ, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ निगमन विधि बन जाती है। तो सिर्फ आपको आगमन याद करनी है, और अब याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक क्रम में स्टोरी के माध्यम से पता लग चुका है कि एक बच्चा कहाँ से क्या सीखता है। तो यानी मेहरुनिशा ने क्या लिखे? पहले सूत्र लिख दिए। जब उन्हें सारे सूत्र बोर्ड पर लिख दिए तो नियम पहले आ गए ना, तो निगमन विधि इसका आंसर है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? सभी लोगों को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को सवाल में? बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए रहा। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के दो स्थानों तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। वह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करो। कौन सा उद्देश्य होता है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। जो इसको कर देगा मैं समझूंगा उसको थोड़ा बहुत पेडागोगी आ गया है। बहुत ही आसान सवाल भी है। चौथी कक्षा के विद्यार्थी हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज गिवन फॉर फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स हैज द एबिलिटी टू ऑर्डर एंड कंपेयर टू डेसिमल नंबर्स which are up to 2 places of decimal. It mentions the purpose of learning, that is procedural goal, that is systematic goal, that is social goal और subjective goal. यहाँ पर बी ऑप्शन मुझे पता था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर आप सब लोग बी ऑप्शन मुझे तेजी से मिल रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद थी बी ऑप्शन आप जरूर देंगे, मुझे पक्का पता था कि आप बी ऑप्शन देंगे। और इसी के साथ आपके लिए तालियां मैं नहीं बजाऊंगा, क्योंकि आपने दिया है गलत जवाब। ये जवाब गलत है, कृपया पुनः प्रयास करें। मैंने पहले ही बोला था ना, अगर आप इसको कर देंगे तो मैं समझूंगा पेडागोगी आपको आने लगी है। तो ये प्रश्न विकल्प का चुनाव आपने गलत किया है। यहाँ पर सिर्फ एक उत्तर मुझे ममता का, एक अपूर्णा का, सिर्फ मुझे 2 उत्तर सही मिले हैं, जिन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर डी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ना 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 ना, डी इज द राइट आंसर। देखो समझो, पेडागोगी इसी का नाम है, पेडागोगी इसी का नाम है जहां पर चीजें सब सही होती हैं, लेकिन आपको बेस्ट चुनना पड़ता है उसके लिए कौन सा है। अब समझना, सुव्यवस्थितता का ध्येय का मतलब क्या है? आपको मैं कोई चीज दे रहा हूं, मैंने 4 कुर्सी 4 मेज दी, मैंने कहा भाई इनको लगा दो, आपने लगा दिया, कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा ओके भाई ये किताबें फैली पड़ी इनको लगा दो, आपने उनको अरेंज कर दिया अलमारी में, दैट इज सुव्यवस्थितता, है ना। इसको तो बोलते हैं सिस्टमैटिक अप्रोच। लेकिन सवाल को ढंग से पढ़ो। क्या ये सवाल जनरल लाइफ से जुड़ा है? अगर ये सवाल व्यवहारिक रूप से दैनिक जिंदगी से जुड़ा होता तो सुव्यवस्थितता है, इसको मैं मान लेता, लेकिन नहीं। क्योंकि उसने क्या बोला है? विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याएं, और दशमलव वाली संख्या किस में आती हैं? किसका पार्ट है भैया? ये गणित का पार्ट है, ये संस्कृत का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, उर्दू का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है। तो दशमलव वाली संख्याएं सिर्फ और सिर्फ गणित का पार्ट है, क्योंकि दशमलव वाली संख्याओं को व्यवस्थित करना, अरेंज करना सिर्फ गणित में ही होता है। और इसी वजह से ये गणित की विषयात्मक गोल के रूप में गिना जाएगा। अभी समझ में आया? क्लियर है कि विषयात्मक ध्येय है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव गोल है, क्योंकि बच्चा दशमलव वाली संख्याओं को अरेंज सीख रहा है, तो वो तो गणित में ही तो सीखता है, इसलिए आप इसको सुव्यवस्थितता नहीं कहेंगे। सुव्यवस्थितता अगर आप इसको दैनिक जीवन में कनेक्ट करते तो हो जाती, लेकिन अभी नहीं होगी। तो लाइक जरूर करते रहें सवाल को, और मुझे बताते रहें कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, और आएंगे तो जरूर छाएंगे। एक और सवाल आपके सामने हम जरूर लाएंगे। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? ए श्रवण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, दृश्य प्रक्रमण या भाषा प्रक्रमण। ए चाइल्ड of primary grade is unable to distinguish between numbers, operation and symbols, coins and clock needles. These facts indicate that this child has a problem in which of the following areas? 1. Auditory memory, process memory, visual processing, language processing. किस में उसको प्रॉब्लम है? एक बच्चा इन चीज़ों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, वो तो संख्याओं में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, वो चिन्हों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा, 2 सिक्कों, घड़ी की 2 सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो वो किस पर है? ओके, तो सी ऑप्शन बताया जा रहा है, दृश्य प्रक्रमण की बात हो रही है। और देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है दृश्य प्रक्रमण पर, देखते हैं। ओके 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 डन, बात समझ में आ गई। बहुत अच्छे से जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत ही खूबसूरत जवाब, और आपने जवाब पर बहुत ही अच्छे से प्रहार किया है। सी बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि एक बच्चा 2 सिक्कों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, वो घड़ी की 2 सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा कि ये दोनों एक जैसी हैं या अलग अलग हैं, वो ऐसे अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा, तो उसको देखने में तो प्रॉब्लम है,
है ना, बहुत बढ़िया। यानी दृश्य प्रक्रमण एकदम सही जवाब है। इसको बोलते हैं विजुअल प्रोसेसिंग। उसको प्रॉब्लम किस में है, विजुअल प्रोसेसिंग में है, दृश्य प्रक्रमण में उसको समस्या है। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी अच्छा जवाब है। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कक्षा में अगणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप एवं चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं। और ये मैंने आपको बताया था एनसीएफ के अकॉर्डिंग मनोरंजनात्मक पहेलियां, क्रियाकलाप, ज्यामितीय पहेलियां, किस का उद्देश्य क्या है। अब आपको बताना उसका जवाब क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, वे गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। वो विद्यार्थियों को उनकी गणित की कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रभावशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या वे प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक सोच में बढ़ावा करते हैं। लाभदायक होते हैं, ऐसे लिख देते हैं। चलो तो देखते हैं आपका जवाब क्या है। तो इसमें आपका जवाब क्या है, मैंने आपको शायद बताया भी है। ओ माय गॉड, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बहुत बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने तो खुश कर दिया, खुश कितना भाई, खुश कितना। मैथमेटिकल भाई बहुत बढ़िया। Recreational activity in the classroom and challenging geometric puzzles are important because they are helpful in generating interest in the less successful student in mathematics and students who learn to a slow pace. They bring student out of burden with due to uniformity and daily routine of their maths classes. They provide fair opportunities to talented students. And you are asking option number C. And they are spiteful and analytical for each student and create some and useful for them. तो समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया था गणितीय खेल, गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, ज्यामितीय पहेलियां। गणित में पहेली, मनोरंजनात्मक खेल का सिर्फ एक उद्देश्य है, जो सबसे, उसी को हम अलग अलग बांट लेते हैं। जैसे क्या है, बच्चे के अंदर दिलचस्पी, बच्चे के अंदर रुचि, इंटरेस्ट पैदा करना, बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देना जिससे उन्हें लगे अरे वाह गणित, मैथमेटिक्स इज ए फन। तो बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में मनोरंजनात्मक रुचि उत्पन्न करना, दिलचस्पी पैदा करना, उस गणित विषय के प्रति उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना क्या कहलाता है, उसी को बोलते हैं मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और पहेलियां। बात समझ में आई। अब आपने कहा प्रतिभा, क्या जो मुझे बताओ बच्चों को सबसे अच्छी विधि कौन सी सिखाने की, अगर गणित सिखाने का सबसे अच्छा प्राथमिक स्तर तरीका कौन सा है, आप कहेंगे सर खेल विधि है। यही तो बोलोगे आप। छोटे बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है, खेल विधि तो होता है, प्ले मेथड ही तो होता है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। बच्चे कहते हैं ना कि खेल खेल में सिखाओ, और आप कह रहे हैं अरे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी तो ऑलरेडी रुचि क्रिएट हो चुकी है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, विद्यार्थी, उसको तो गणित आता है ना, और गणित जिसको आता है इसका मतलब उसकी रुचि उसमें उत्पन्न हो चुकी है, तो उसमें रुचि उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे गणित में कमजोर हैं, जिनको गणित बोरिंग लगता है, जिनको गणित में परेशानी होती है, जो सोचते हैं कि गणित मुझे माफ़ कर भगवान, मैं गणित नहीं पढ़ूंगा, ऐसे बच्चों के अंदर खुशी लाने के लिए, उन बच्चों के इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए मनोरंजनात्मक पहेलियाँ और मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप कराते हैं। याद रहेगा, तो आपने यहाँ पर गलत कर दिया। प्रतिभा, और याद रखना कभी भी मनोरंजनात्मक पहेलियाँ या गणितीय खेल, इनसे अब किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी, इस किसी भी बच्चे का आकलन, किसी बच्चे का मूल्यांकन, उसकी समझ, उसकी बुद्धि लब्धि को नहीं माप सकते। नोट कर लेना ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ। गणितीय मनोरंजनात्मक पहेलियाँ और खेलों से आप किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि, किसी बच्चे की क्रियात्मकता यानी सृजनात्मकता, या किसी बच्चे का असेसमेंट, किसी बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है, याद रहेगा। इसलिए सही जवाब क्या था, ऑप्शन नंबर 1, कि वो कम सफल विद्यार्थी जो हैं उन, और जो मंदी गति से सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करने में सहायक होती, इसलिए उसको लिया जाता है। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा। पक्का पक्का। एक और सवाल, योग्यता के संवर्धन में सहायक है, ये पहले वाले सवाल का इसमें पार्ट आ गया, इसको छोड़ देते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी का सरल आकृतियों
उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों का सरल आकृतियों उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है? कि आप सरल आकृतियों को दिखा रहे हैं और उत्तम तरीके से उसको बता रहे हैं, तो सबसे अच्छा उपकरण कौन सा आप मानेंगे, ये आपको बताना। और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब अच्छे से देंगे। बाकी तो आप पर डिपेंड है कि आप कैसे जवाब करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब बहुत अच्छे से मुझे मिलने वाला है। बस आप जल्दी से मुझे आंसर देने की कोशिश करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो देखते हैं आपका जवाब आखिरकार क्या मिलता है। और आपको मैंने बताया भी है, शायद ये सवाल आपको मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ कि इसका मीनिंग कैसे निकालोगे आप, तो शायद आप एक बार में इसका मीनिंग का आंसर मुझे बता भी सकते हैं। डिपेंडेंसी आप पर, आप इसका आंसर मुझे क्या बताते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। और यहाँ पर सभी लोग आंसर देने के लिए आतुर, तैयार, एकदम बैठे रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से आप आंसर देते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावशील लग रहा है आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखेंगे इसका सही जवाब क्या है, आपके सामने मैंने स्क्रीन पर दिखा भी दिया शायद। देखो, शामपट का तल, अगर आप सरल आकृतियों की बात करते हैं तो शामपट जो होता है वो क्या होता है, या तो वो सिर्फ आयताकार होगा 6x4 का बोर्ड, 6x4 का होगा, 5x4 का होगा, मैक्सिमम 2x2 का बोर्ड हो सकता है, यानी वर्गाकार होगा, सिर्फ 2 आकृतियों की पहचान कराएगा। अगर आप ट्रायंगल बोले तो शामपट तो ट्रायंगल नहीं हो सकता है ना, शामपट तो ट्रायंगल नहीं हो सकता ना, इसलिए शामपट का तल तो सभी आकृतियों का परिचय, किनारों का परिचय कराने के लिए सक्षम नहीं है। 3D सॉलिड्स के नोट्स क्या हैं? जब आप 3D यानी क्यूब और 3D मतलब एक है, कोई भी 3D आकृति को लेकर आप दिखाएं तो सारी 3D आकृतियां कैसे ले लोगे जब सरल आकृतियों की बात कर रही हैं? और सरल आकृतियां होती 2D, 3D नहीं होती। क्यूब से आप सिर्फ एक आकृति यानी क्यूब को ही जनरेट कर पाएंगे, जो कि सरल आकृतियों में नहीं आता है। तो क्या बचा? तो समझ में गया, दैट इज जियो बोर्ड। और जियो बोर्ड क्या होता है, ये आपके स्क्रीन पर है, देखो। जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके अंतर्गत हम समान डिस्टेंस पर ऑल पिन्स लगी होती हैं, और ये नीचे देखें रबड़ बैंड है, ये रंग बिरंगे रबड़ बैंड। इन रबड़ बैंड की सहायता से आप बच्चों को सरल आकृतियों का अवलोकन कराते हैं। जैसे आपने ये वाला बनाया, वर्ग बना के बता दिया बच्चे को, ये षटभुज बना दिया आपने, यानी हेक्सागोनल, या आपने त्रिभुज बना दिया, तो इसके किनारों को बच्चों आसानी से पढ़ सकते हैं। आयत बना दिया, तो उस आकृति के बारे में हर जानकारी वो इसी एक बोर्ड पर रबड़ बैंड की सहायता से ले लेते हैं, इसलिए इसको जियो बोर्ड कहा जाता है। और यही इसका सटीक आंसर था। समझ में आया? तो अब आकृतियों की अगर पहचान कराओगे तो कौन सा यूज करोगे? जियो बोर्ड। ये ज्यामिति संकल्पना को मजबूत करने के लिए, और याद रखना इसमें 3D शेप्स नहीं बना सकते। कई बार सवाल पेपर में आ जाता है कि जियो बोर्ड से त्रिविमीय आकृतियों का हम जानकारी लेते नहीं, 3D शेप इसमें नहीं आती हैं। इस जियो बोर्ड पर सिर्फ आप 2D 2 विमीय आकृति यानी आयत, वर्ग, समभुज या फिर त्रिभुज ही बना सकते हैं। इस पे आप क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन, शंकु, गोला ये नहीं बना सकते। क्लियर है? और इसमें एक और बात है, आप वृत्त का निर्माण भी नहीं कर सकते, क्योंकि वृत्त इस पर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एजिस से चीज बनती हैं, कर्व सरफेस इसमें नहीं होती है। ना ना ना, ब्लैक बोर्ड कैसे हो जाएगा? आप समझो, सरल आकृतियों और उसके लंबों और किनारों का परिचय कराने के लिए शामपट का तल कैसे हो जाएगा? आप भी क्या बात कर रही हैं? शामपट का तल तो किसी की, भाई शामपट का तल सिर्फ एक आकृति को दिखा सकता, आयत को, लेकिन ये सरल आकृतियां लिखा है। सरल आकृतियों का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आप सिंगल आकृति को तो नहीं पढ़ाएंगे ना बच्चों को, आप त्रिभुज भी बताएंगे, चतुर्भुज भी बताएंगे, आयत भी बताएंगे, है ना। आंसर की में दोबारा देखिएगा आप, सोनाली एक बार आंसर की में फिर से देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा, है ना, एक बार फिर चेक करिएगा। तो जितनी भी आकृति 2D में आएंगी वो सब आएंगी, है ना। आपने शायद एक बार फिर से चेक करिएगा, फिर मुझे बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर जियो बोर्ड ही है। बोर्ड ने भी, आयोग ने भी यही माना है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा दोबारा से। ओके, चलो एक और सवाल। नीतू कक्षा 4 की छात्रा है। वह गणित के प्रश्न हल करते समय इस प्रकार की त्रुटियां करती है। 12 और 19 का अंतर निकालने के लिए 12 - 19 = -7। उसके इस प्रकार हल किए गए उत्तर से स्पष्ट होता है क्या? उसे घटाव क्रिया नहीं आती है, उसके द्वारा हल किया गया प्रश्न सही है। इस प्रकार के प्रश्न उसके पाठ्यक्रम में नहीं है। उसे घटाना तो आता, परंतु बड़ी संख्या से, ओ माय गॉड, छोटी संख्या घटाने का बोध नहीं है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या
घटाने का बोध नहीं है। पूरा कर देता हूं सेट। अब देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। नीतू कक्षा 4 की छात्रा है। वह गणित की प्रश्न हल करते समय इस प्रकार की त्रुटियां करती है कि 12 और 19 का अंतर निकालने के लिए 12 - 19 = -7। उसके इस प्रकार किए गए हल से उत्तर स्पष्ट होता है क्या? ए, उसे घटाव क्रिया नहीं आती। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं तो क्या उसे घटाना नहीं आता? उसको बिल्कुल सही घटाना आता है, क्योंकि 12 में से 19 घटाए तो उसने 7 लिखे, जो कि एकदम सही है। लेकिन सवाल ये नहीं दिया गया था कि 12 - 19 बताओ। सवाल में क्या था? अंतर निकालो। अब ध्यान रखना, अंतर निकालना और घटाना में बहुत बड़ा अंतर है। जब भी आप चीज़ों को घटाते हैं तो अगर 12 में से आप 7 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन जब 7 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, प्लस माइनस में आता है। लेकिन अंतर क्या होता है? जब भी डिफरेंस पूछा जाता है वो हमेशा प्लस में होता है, और वहाँ पर क्या होता है? बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या को घटाया जाता है। उसने बताया तो सही, उसने घटाया तो सही, लेकिन उसने हमने पूछा था अंतर निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए, लेकिन डिफरेंस उसने माइनस में दे दिया। तो घटाव की क्रिया तो उसे आती है। हल किया गया सही है भाई, उसके द्वारा हल किया गया प्रश्न गलत है, क्योंकि हमने अंतर पूछा था। उसने हल तो सही किया लेकिन प्रश्न को गलत हल कर दिया। उसके प्रश्न पाठ्यक्रम में तो है, तो उसे घटाना तो आता है, परंतु बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने का उसको बोध नहीं है अंतर में क्या किया जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू यू ऑल? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। एक और सवाल, आगे बढ़ते हैं। छोटी, ये पीछे का आ जाता है पता नहीं कैसे। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ाया जा सकता है? इनमें से कौन सा मूल्य जो इस प्रश्न के माध्यम से बच्चा सीख सकता है? अन्य की सहायता करना? बिल्कुल भी नहीं। सहायता करने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता, क्योंकि किताब नष्ट होने की बात हो रही है। अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना? कहीं कहा ही नहीं कि बच्चों को आप आपस में बुक बांटो, 1 से 2 यूज कर लो, तुम अपनी किताब उसको दे दो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सहयोग, कॉर्पोरेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर कॉर्पोरेशन नहीं हो रहा किसी का। लेकिन भाई उसने कहा कहानी में 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों को पता नहीं है। तो यानी जब नष्ट हो गई, पता नहीं, इसका मतलब क्या है? आपको बताया जा रहा है कि पुस्तकों की अच्छी से देखभाल करो, क्योंकि 100 पुस्तकें तो खराब ही होगी पड़ी पड़ी, आप कर क्या रहे हो? अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी लाइब्रेरी में हैं, आपको कोई किताब दी जाती है कि संभाल कर रखो, आपका सुपरियर आता है, वो ये तो बोलेगा भाई 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, खराब हो गई, दीमक लग गई, इनमें 20 पुस्तक का पता नहीं, तुम कर क्या रहे हो? मतलब क्या है कि पुस्तकों की अच्छे से देखभाल करने की इस मूल्य को दर्शाता है। एथिक्स को बताता है कि पुस्तकों की देखभाल करनी जरूरी है और करनी भी चाहिए। एक और सवाल, आकृतियों के पहलुओं से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? इनमें से किसका आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से प्राइमरी लेवल पर संबंध नहीं माना गया है? प्रतिरूप, पैटर्न, कोण यानी एंगल्स, सममिति यानी सिमेट्री, और चौपड़ मीन्स टेसिलेशन। इसको टेसिलेशन भी बोलते हैं, टेसिलेशन। इनमें से किसका प्राइमरी पर प्रयोग नहीं है, संबंध नहीं माना गया प्राथमिक स्तर पर? और यहां पर तो आप बता रहे हैं मुझे, हालांकि नए शिक्षा नीतियों में ये सवाल गलत हो जाएगा। जब नई शिक्षा नीति लागू होंगी तो ये बदल जाएंगे प्रश्न, क्योंकि अब कौन को इंप्लीमेंट करेगा, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग किया गया, एनसीएफ के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि हम एनसीएफ 2005 के अनुसार पेपर देंगे अभी, तो इसी आधार पर हम सवाल पढ़ेंगे। तो यानी कोण का संबंध नहीं माना गया है। अब आप सोचो चौपड़ क्या है? देखो, प्रतिरूप पैटर्न, यानी आप पैटर्न तो पढ़ाते हैं ना बच्चों को कि भाई हम लिखते हैं 1 2 4 8, आगे वाली 16 ये पैटर्न ही तो है। बच्चा बोलेगा हाँ जी। आपने कहा ओके, इस पर 1 बिंदी, यहाँ पर 2 बिंदी, यहाँ पर कितनी बिंदी आएंगी? बच्चा बोलेगा 3 बिंदी। ये पैटर्न ही तो है, बच्चा तो पैटर्न पढ़ता है। सममिति होते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे एक इस आकृति में कितनी सिमेट्री है, बीच से डिवाइड कर देना, बच्चा प्राइमरी लेवल पर वो सीखता है। टेसिलेशन होती हैं आकृतियाँ, यानी चतुर्भुज, त्रिभुज, इन सब आकृतियों को जानता है बच्चा। टेसिलेशन ऐसे भी आप मान सकते हैं कि ये टेसिलेशन ही है, यानी टेसिलेशन मतलब क्या होता है? चौपड़ा आकृतियाँ, टेसिलेशन, उभरी हुई आकृतियाँ। और सममिति कोण की बात करते तो कोण जो है वो बच्चे को प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं माना गया है। ना 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 ना, आकांक्षा, ये जो चौकोर है, ये वर्ग है, ये सब टेसिलेशन में आते हैं, ये भी टेसिलेशन में आते हैं। हाँ, नहीं सममिति तो आएगा ही, नहीं,
सममिति तो पहले सीखता है। सममिति तो मतलब बच्चा एग्जाम्पल भी देखता है ना, आपने देखो प्राइमरी स्कूल में एग्जाम्पल लिखे मिलते हैं ऐसे कि ये एक तितली है ऐसे, और इसको सममिति रेखा में हम बांटने की बात करते हैं ऐसे ऐसे, तो बच्चा इसको यहाँ से तोड़ता है ऐसे करके, है ना, आपने देखा भी होगा सममिति रेखाएं ऐसी होती हैं। तो राइट ऑप्शन था। और अरे पैटर्न तो मैंने पार्ट है गणित का, कोण का संबंध नहीं माना गया है। ओके, बात समझ में आ गई, बढ़िया। एक और सवाल, किसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। याद रखना, ये मूर्त और अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, ये बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट थिंकिंग हर सवाल में, हर एग्जाम में आपको मिलेगा। अमूर्त चिंतन क्या है, मूर्त चिंतन क्या है, तो ये परिभाषा किस भाई साहब ने दी थी? मार्शल एच स्टोन, गॉस, लॉक या बर्थलाट? थैंक यू सोनाली। तो क्या मिलेगा जवाब इसका, देखते हैं सभी सवालों के जवाब। और भैया लाइक बाइक करते रहो और डेली से टाइम जुड़ते रहो, आपको मिलेंगी चीजें। किसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है, वो क्या है? मार्शल एच स्टोन, गॉस, लॉक या फिर बर्थलैट? तो सबने कहा लॉक, तो यहीं तो आप गलती कर देते हैं। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, गलत जवाब। लॉक का भाई सब तर्क है, गॉस की रानी है, स्टोन का मूर्त अमूर्त है। तीन और बर्थलेट मैंने पढ़ाया नहीं गणित में, समझ लो। ये मार्शल एच स्टोन की परिभाषा, जब भी मूर्त और अमूर्त की बात आएगी तो व्यवस्था, देखो मैं समझाता हूं। व्यवस्था, इनकी कीवर्ड याद करो। व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्यवस्था का मतलब है किसी चीज का अरेंजमेंट। एक हमारे मार्शल हुए हैं अर्थशास्त्री, जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं इकोनॉमिक्स में। मार्शल आपने नाम भी सुना होगा इकोनॉमिक्स में। तो मार्शल ने व्यवस्था बनाई थी किसकी? अर्थव्यवस्था। तो उसी व्यवस्था को आप याद रखेंगे, व्यवस्था जहां पर आएगी वो मार्शल होगा। और मार्शल का क्या है? मूर्त अमूर्त की व्यवस्था। गॉस साहब ने कहा था गणित विज्ञान की रानी है। गॉस साहब ने क्या कहा था? गणित विज्ञान की रानी है। तो रानी स्टेटमेंट यहां पर गॉस साहब के लिए आएगा। लॉक साहब ने कहा था गणित एक ऐसा विषय जो बालक के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को जन्म देता है। यानी लॉक साहब का क्या है? तर्क है। तो ये शॉर्ट फॉर्मेट आपको याद आने चाहिए, तभी आप परिभाषाओं को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो परिभाषा आपको परेशान करेंगी। इज इट क्लियर? वेरी गुड। एक और, निहारिका कक्षा 5 में गणित पढ़ा रही हैं। उसने एक धन पूर्णांक तथा एक ऋण पूर्णांक का योग करते हुए एक प्रश्न इस प्रकार बोर्ड पर लिखा, -27 + 45। तथा एक छात्रा काव्य से कहा कि इन पूर्णांकों का योग कितना होगा, तो उसने अपने उत्तर इस प्रकार लिखा, -27 + 45 = -18। काव्य द्वारा किया गया प्रश्न का जो हल है से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? एक, काव्य का हल सही है, उसे पूर्णांकों को जोड़ने की समझ है। दूसरा, काव्य का उत्तर सही नहीं है, उसे यह ज्ञात नहीं कि एक धन पूर्णांक तथा एक ऋण पूर्णांक का योग करते समय बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। नंबर 3, उसे धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के अंतर की समझ नहीं है। नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। निहारिका is teaching mathematics in class 5th. She wrote a question using a positive integer and a minus integer on the board in this way, that is -27 + 45, and asked a student Kavya how much would these integers be. I wrote the reply as -27 + 45 is equal to -18. What conclusion can be drawn from the question solved by the Kavya? Solved by Kavya. A, Kavya's solution is correct. She has the understanding to add integers. The answer to Kavya is not correct. It is not known that a large number sign is applied while adding a positive integer and a negative integer. He does not understand the difference between positive integer and negative integer. And D, none of the above. और सबसे ज्यादा उत्तर आ रहा है, नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है ये अजय, नहीं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ये मिक्सअप क्वेश्चन है सारे। तो देखते हैं जवाब क्या मिला। सब लोगों ने एक सुर में बोला है, और सुर में क्या बोला है उससे पहले बता दूं भाई, आपका लाइक बड़ा बेकार है। इतने सारे बच्चे और लाइक इतने से भी ऐसे नाइंसाफी क्यों? ये जल्दी से लाइक कर दो भाई, सवाल अच्छे अच्छे दिख रहे हैं ना आपको, तो लाइक भी तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक करो, तभी तो मुझे भी उत्साह मिलेगा आगे की क्लास लाने का। तो सही जवाब था एकदम सही, क्योंकि -27 और +45 करोगे तो आंसर 18 आएगा।
क्यों? क्योंकि जब आप जोड़ते हैं या जब घटाते हैं तो हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 27 में से 45 नहीं जोड़ सकते, घट सकते, 45 से 27 घटेंगे, तो सबसे बड़ी जोड़ने वाली जो वैल्यू होती है उसमें से आप उस चिन्ह को प्रयोग करते हैं। तो काव्य के साथ यही प्रॉब्लम थी, इसलिए उसका आंसर गलत है। सही जवाब क्या था? 18 ओनली, लेकिन उसने क्या काम किया, उसने माइनस का 18 लिख दिया, उसके लगभग जो पहला चिन्ह वही होगा। तो इसलिए उससे यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि काव्या को ये समझ नहीं कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को जब सम किया जाता है तो वी यूज ऑलवेज द सिंबल ऑफ लार्ज डिजिट। क्या बात है, शुक्रिया मारुति क्लासेस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और प्रश्न, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य कौन सा है? एनालिसिस ऑफ डेटा इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क for assessing students' understanding is what? That is crossword puzzle, survey based project, quizzes or role play method. Dinesh ji, okay, thank you Dinesh. So what will be the right answer for this question? Let's see. Analysis of data is the most appropriate formative task for assessing students' understanding. That is what? Crossword puzzle, survey based project, quiz or role play. And your the right option from you is B, C, D, all of the above. तो जो लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है वो एकदम गलत जवाब दिया है भैया। अभी मैंने बताया था कि भूमिका निर्वाह सबसे उपयुक्त कब होता है? जब पैसे से मामले जुड़े हों, पैसे संबंधी मामले हों, पैसे संबंधी जोड़ना घटाना गुणा हो, तो पैसे से संबंधित चीज होगी तो रोल प्ले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो गलत हो गया जिन्होंने कहा है। प्रश्नोत्तरी, अब आंकड़ों के विश्लेषण की बात कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं। भाई मुझे बताओ कौन से प्रश्नोत्तरी में डेटा एनालिसिस किया जाता है? डेटा एनालिसिस प्रश्नोत्तरी, यहाँ आपको सवाल करना, सिर्फ एनालिसिस तो कर सकते हो लेकिन डेटा का एनालिसिस नहीं कर सकते। आपने कहा वर्ग पहेली, आपसे एक स्क्वायर पजल पूछ लिया, क्या उसमें डेटा का एनालिसिस होगा? बिल्कुल भी नहीं। पहले डेटा का एनालिसिस कब करेगा बच्चे? उसे डेटा के बारे में पता होगा। और डेटा कहाँ से कलेक्ट होता है? जब बच्चा सर्वे करेगा, कोई सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट उसको दो तो वो जाएगा, गांव में जाएगा, शहर में जाएगा, मार्केट में जाएगा, चीज़ों को इकट्ठा करके लाएगा, तो उसे पता लगेगा कि भाई डेटा ये है, इसके एनालिसिस क्या। फॉर एग्जांपल हमने कहा अच्छा ये बताओ बच्चों आपके गांव में सबसे ज़्यादा कौन सा साबुन यूज़ करते हैं लोग? प्रश्न क्या था कि आपके गाँव में, ये मुझे बताना है आपको कि आपके गाँव में सबसे ज़्यादा साबुन कितने लोग यूज़ करते हैं। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए कि लक्स है, या फिर हमाम है, डेटॉल है ना, या लाइफ बॉय है। इनमें से कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो बच्चा गांव में जाएगा, एक शीट बनाएगा, उस शीट पर सर्वे करेगा भी तुम्हारे घर में कौन सी साबुन यूज होती है, सबसे पूछेगा। दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। आफ्टर दैट ही काउंट, ओके सबसे ज़्यादा लक्ष्य यूज हो रहा है जी, तो देन वो एनालिसिस करके बताएगा। समझ में आया? तो राइट ऑप्शन क्या था? जब भी आंकड़ों से संबंधित विश्लेषण की बात होगी तो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट ऑलवेज बी यूजफुल फॉर ऑल। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? हाँ, डेली इसी टाइम होता है पूछा जी। विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, या बच्चों का गणित में मनोरंजन करना। द मेन गोल ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल्स इज A. Mathematization of children's thought process to solve the question given in the textbook, make children employable, entertaining children in mathematics. सबको पता है, क्योंकि according to NCF 2005 उसमें साफ साफ यशपाल जी की कमेटी ने यह कह दिया कि बच्चों को गणित रटाना नहीं है, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणित करना है, बच्चे की थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना है, उसी से बच्चा सब कुछ सीख जाएगा। और मैथमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा सही जगह, सही कॉन्सेप्ट, सही फार्मूला सही तरीके से लागू करना सीख जाए, वही गणितीकरण है। तो बात समझ में आई? और ये हुआ पूरा विद्यालयों में गणित के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य। अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा पूरा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी और अच्छे अच्छे सवाल, अच्छे अच्छे प्रश्न आपको करने को मिलते रहें, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इन्हीं वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा हमेशा और आपके साथ जुड़ा रहूँगा हमेशा। तो चलता हूँ अब, और अगर आपको अच्छा लगा वो सेशन तो भाई लाइक करने में कंजूसी मत करना और आगे जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।